जय हिंद। हाल ही के दिनों में देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। देश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को यानी कि शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब को अब सब क्लासिफाई करने का फैसला देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ले लिया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब से यह फैसला लिया गया है तब से देश के समस्त एसटी एवं एससी वर्ग इस चिंता में है कि क्या हमारा आरक्षण, क्या हमारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे साथियों कि सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला क्या है। क्या वाकई देश के एसटी एवं एससी वर्ग का आरक्षण खत्म होने वाला है? क्या जिन लोगों के लिए आरक्षण की शुरुआत ही हुई थी, जिनके लिए आरक्षण बना ही था, उन्हीं का आरक्षण खत्म हो जाएगा? तो आज के इस वीडियो में डिटेल में हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और यह सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है यह पूरी तरीके से इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिएगा और हमेशा की तरह हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2024 देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि देश की सर्वोच्च न्यायालय में 7 जजों की बेंच ने, जिसको लीड खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कर रहे थे, यह फैसला करते हैं कि एसटी एवं एससी वर्ग को भी ओबीसी वर्ग की तरह सब क्लासिफाई किया जाएगा, यानी कि 2 वर्गों में बांटा जाएगा। आपको पता होगा साथियों कि ओबीसी वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। एक को नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा गया है और दूसरे को क्रीमी लेयर के तहत। ओबीसी वर्ग को जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें से क्रीमी लेयर को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। वहीं अगर नॉन क्रीमी लेयर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ओबीसी वर्ग का टोटल रिजर्वेशन जो है नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है। तो इसी प्रकार से जो एससी वर्ग है, जो एसटी वर्ग है, उसको भी सब क्लासिफाई करने के बाद नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर में सब क्लासिफाई करने का फैसला देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है। आपको मैं बता दूं साथियों कि आज से ठीक 20 साल पहले देश की सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने ही फैसले को बदल दिया है, यानी कि 20 साल पहले एसटी एवं एससी वर्ग को सब क्लासिफाई करने की बात को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था देश के सर्वोच्च न्यायालय ने। लेकिन ठीक उसके 20 साल बाद 2024 को 1 अगस्त 2024 को इसको वापस से एसटी एवं एससी को सब क्लासिफाई करने का परमिशन यानी कि फैसला अब देश के सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अब इससे क्या होगा ध्यान से समझिए। जिस प्रकार से ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, ओबीसी वर्ग को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। आप इसको आसान भाषा में समझने के लिए एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग के रूप में आप देख सकते हैं। अमीर वर्ग को रिजर्वेशन नहीं मिलता और गरीब वर्ग को रिजर्वेशन मिलता है। ठीक इसी प्रकार से एसटी एवं एससी वर्ग को भी 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी कि उन्हें भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के तहत रखा जाएगा। एसटी का एक ऐसा वर्ग या एससी का एक ऐसा वर्ग जो अमीर है और एसटी एससी का एक ऐसा वर्ग जो गरीब है। लेकिन ओबीसी के संदर्भ में आप देखते हैं कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में कि क्रीमी लेयर को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर को सारा रिजर्वेशन मिल जाता है। लेकिन एसटी वाला और एससी वाला, एसटी एससी का ये जो 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने का ये जो फैसला आया है, राज्यों को जो फैसला दिया गया है कि आप क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने यहाँ के एसटी एवं एससी कम्युनिटी को, तो वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो ये इस पूरे फैसले को हम लोग डिटेल में समझते हैं, एक एक करके चीजों को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। 1 अगस्त 2024 को देश की सर्वोच्च न्यायालय में 7 जजों की, यानी कि जो मैक्सिमम जजों की बेंच बैठ सकती है, एक बहुत बड़ी बेंच बैठती है और इस 7 जजों की बेंच को खुद CJI DI चंद्रचूड़ लीड कर रहे थे। इन 7 जजों के बारे में जब मैं एक एक करके नाम आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले जस्टिस मनोज मिश्रा आपके सामने आते हैं, जस्टिस बेला M त्रिवेदी आती है, जस्टिस PR गवाई आते हैं, जस्टिस विक्रम नाथ आते हैं, जस्टिस पंकज मित्तल आते हैं और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा आते हैं। इन 7 जजों में से केवल एक जज ऐसे होते हैं जो इस फैसला से इनकार कहते हैं। वो कहते हैं कि एसटी एवं एससी वर्ग का सब क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वो है जस्टिस बेला M त्रिवेदी। इनके अलावा जो बाकी के 6 जज थे उनका फैसला एसटी एवं एससी वर्ग को भी सब क्लासिफाई करने की तरफ आता है, यानी कि कुल मिलाकर के 6:1 के रेशियो में, 6:1 के रेशियो में यह फैसला सुनाया जाता है और पूर्णतः यह फैसला जो है संपूर्ण देश में लागू हो जाता है, यानी कि अब एसटी एवं एससी वर्ग को भी सब क्लासिफाई किया जाएगा। लेकिन यहां से यह सवाल कैसे आ जाता है कि एसटी एवं एससी का रिजर्वेशन खत्म होने वाला है। आइए उसके बारे में भी हम आप लोगों को समझाते हैं कि एसटी एवं एससी वर्ग का क्या इससे रिजर्वेशन में कुछ नुकसान होने वाला है या कुछ फायदा होने वाला है या रिजर्वेशन खत्म होने वाला है। सब कुछ हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते रहिए और चीजों को आसान भाषा में समझते रहिए। हर किसी का सवाल यही है कि हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया, हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया। देखो, अफवाह बहुत आग की तरह फैलती है, बड़ी तेज फैलती है और जाहिर सा बात है कि अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति
वो होता है जिसे नुकसान होता है ना, जिसे नुकसान होता है वो हमेशा ही अफवाह फैलाएगा। तो एसटी एवं एससी वर्ग में जो अमीर वर्ग है उन्हें नुकसान होने वाला है इस फैसले के कारण, जिस वजह से वो अफवाह फैला रहे हैं आप लोगों के बीच में। और गांवों में अक्सर ये देखा गया है कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो कम जानकारी वाले लोग होते हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जिन्हें वास्तविकता में आरक्षण की जरूरत है, वो हमेशा ही चीजों को समझने में परेशानी में रहते हैं और हमेशा वो अपने से अमीर वर्ग को, जैसे आप देखते हैं कि अगर हम एक जाति का है, एसटी कम्युनिटी का है, तो हमारे ही गांव का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसकी बात को हम ज्यादा तवज्जो देंगे, ना कि हमारे सामने देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना आ जाए उसकी बात को हम कम तवज्जो देंगे। खैर, इसको भी हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश में जब जब रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, आज तक का हमारा इतिहास कहता है कि जब जब देश में रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हुआ है और खासकर एसटी एससी के रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, देश में वो सरकार नहीं टिक पाई है। सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया है इन कम्युनिटीज में, क्योंकि बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत भयानक रूप में प्रोटेस्ट किया जाता है इन कम्युनिटीज के द्वारा जब जब इनके रिजर्वेशन में उंगली किया जाता है। और एक बहुत बड़ा, कह सकते हो कि एक ट्रेजेडी इस एसटी एवं एससी कम्युनिटीज के साथ हो चुका है। अब ये अच्छा है कि बुरा है, ये आप लोग खुद डिसाइड करना, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा, मैं चीजों को समझाने की तरफ ध्यान देता हूं। तो हमेशा ही एसटी एवं एससी को आरक्षण के दायरे में रखा जाता है। एसटी एवं एससी के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किसी भी सरकार का नहीं होता है, और इतिहास गवाह है कि जब जब एसटी एवं एससी के आरक्षण के साथ किसी सरकार ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, वो सरकार गिर चुकी और उस सरकार को बहुत बुरी तरीके से परिणाम देखने को मिला है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के देखरेख में 7 जजों की बेंच ने आखिर कैसे इस ऐतिहासिक फैसले को ले लिया, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि यह कहानी कहां से शुरू हुई। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत 1975 में होती है। पंजाब गवर्नमेंट, उस समय की पंजाब गवर्नमेंट अपने राज्य में एक एक्ट पारित करती है और उस एक्ट के तहत कहती है कि भैया हम 25% रिजर्वेशन जो है, हमारे राज्य के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन्हें 25% हम रिजर्वेशन देंगे। उनमें से भी हम 2 कैटेगरी में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला कैटेगरी होगा वाल्मीकि और मजहबी सिख का, और दूसरा कैटेगरी होगा जो बचे हुए सिख रहेंगे पंजाब राज्य के, उन सबको शेष भाग हम लोग देने का काम करेंगे। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि एसटी वर्ग को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है, जिसका अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि एससी वर्ग ही है, उसे 2 अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज के डेट में भी अगर बात करें तो पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिख जो है, ये बहुत एक गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तमगे के जाति है। जैसे आप एसटी में भी देखते हैं बहुत सारा जाति है, उसमें से भी कुछ जाति ऐसा है जो बहुत ही निचले पायदान में है अभी। तो पंजाब में सिखों में बात करें तो वाल्मीकि हो गया और मजहबी सिख हो गया, ये सबसे गरीब पायदान में हमें देखने को मिलते हैं पंजाब की तरफ। तो इनको कहा गया पंजाब सरकार की तरफ 1975 में ये जो एक्ट बना रिजर्वेशन का, इसमें 25% में से बोला गया कि मैक्सिमम जो हम लोग रिजर्वेशन देंगे वो पहली कैटेगरी वाले को देंगे, यानी कि जो गरीब लोग हैं, और बचे हुए जो भी रिजर्वेशन का पार्ट बचेगा, मान लो कि 25% में से 20% इन्हें दे दिया और 5% जो रेस्ट रिजर्वेशन का पार्ट रहेगा वो रेस्ट 6 को मिलेगा। अब पंजाब की देखा देखी हरियाणा भी इसी सेम चीज को इंप्लीमेंट कर देता है। अब जाहिर सा बात है कि पंजाब के बगल में हरियाणा है, देखता है कि पंजाब में 80 वर्ग को इस तरीके से रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो हरियाणा सरकार भी क्या करती है, अपने यहां पे रिजर्वेशन की एक पॉलिसी लाती है और उसके तहत अपने 80 वर्ग के लोगों को इसी तरीके से रिजर्वेशन देती है। ये जो 1975 में पंजाब में एसटी कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन का एक प्रारूप तैयार हुआ था, ये आगे चल करके 1975 से लेकर के 2006 तक लगातार चलती रहती है। और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता चलता है उसको भी आप लोग जानिए। 2004 में आंध्र प्रदेश जो है एक पीआईएल दर्ज करता है सुप्रीम कोर्ट में, और वह कहता है कि भैया हमारे यहाँ के जो एसटी कम्युनिटीज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनको हम अलग कैटेगरी बनाना चाहते हैं, यानी कि गरीब लोगों का एक अलग वर्ग बनाना चाहते हैं, अमीर लोगों का एक अलग वर्ग बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ये पीआईएल दर्ज होता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरी तरीके से इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है और उसको रद्द कर देती है। सुप्रीम कोर्ट आगे जवाब देती है कि ये पूरी तरीके से वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ इक्वालिटी है, यानी कि पूरी तरीके से राइट्स ऑफ इक्वालिटी का आप क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। आप किसी भी अगर एसटी और एससी वर्ग जो है उसके रिजर्वेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। आज के डेट में जो फैसला आ चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, उसी चीज के बारे में ये कह रही है कि आप एसटी और एससी को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, सब क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। तो 2004 में इस तरीके से आंध्र प्रदेश की सरकार अपने यहां जो पॉलिसी को लेकर के आना चाहती थी कि भैया एसटी कम्युनिटीज को 2 भागों में हम बांटना चाहते हैं, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने।
अपने इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट कहती है आंध्र प्रदेश सरकार से कि जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, वो होमोजेनस ग्रुप के तहत आते हैं। होमोजेनस ग्रुप के तहत उन्हें रखा जाता है जिन्हें इतिहास में यानी कि हमारे अतीत में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है, बहुत सारे छुआछूत का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी आप सुन चुके हैं। तो उस प्रकार की अनटचेबिलिटी, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करने के वजह से, बहुत सारे पीड़ाएं सहने की वजह से उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। इसलिए एसटी और एससी का रिजर्वेशन में कोई छेड़छाड़ हम नहीं करने के लिए देंगे। हाँ, ओबीसी वर्ग के साथ छेड़छाड़ हुआ है आगे चल करके, ये सारी चीजें। अब आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार जो है इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है और पूरी तरीके से रद्द कर देती है। जब रद्द कर देती है तो आंध्र प्रदेश सरकार कहती है कि भैया हमारा तो रद्द कर दिए, लेकिन पंजाब में जो 1975 से चल रहा है उसके बारे में क्या? तो 1975 में जो पंजाब में लगातार चल रहा था, 2006 आते आते आंध्र प्रदेश और बहुत सारे राज्यों का अलग अलग दमन कहा गया कि भैया पंजाब में ये चीज कैसे चल रहा है। तब ये वाला बात सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर फैसला लेता है और कहता है कि भैया पंजाब और हरियाणा राज्य में जो 1975 से चलता हुआ ये एससी वर्ग को जो सब क्लासिफाई करके रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको खत्म किया जाता है। तो इस तरीके से 2006 में 1975 से लेकर के 2006 तक, यानी कि पूरा 30 साल से ज्यादा समय तक एससी वर्ग को सब क्लासिफाई करके वहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है। हर पूरी तरीके से 2006 में यह खत्म होता है। 2006 में पंजाब के इस एक्ट का जब सुप्रीम कोर्ट डिमोलिश करती है, यानी कि इसको कैंसिल करती है, रद्द करती है, तब सुप्रीम कोर्ट एक बात कहती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में अनुच्छेद 341 आर्टिकल 341 कहता है कि एसटी एवं एससी वर्ग को सब क्लासिफाई करने का पावर किसी राज्य के पास नहीं है। यह पावर केवल और केवल देश के राष्ट्रपति के पास है कि देश के राष्ट्रपति ही केवल एसटी एवं एससी वर्ग को सब क्लासिफाई कर सकती है, अलग अलग वर्गों में बांट सकती है। किसी भी स्टेट के पास ऐसा पावर नहीं है, खुद देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है। और इस तरीके से पंजाब राज्य में जो है, पंजाब और हरियाणा में पूरी तरीके से वो एक्ट खत्म हो जाता है। यानी कि एससी वर्ग को सब क्लासिफाई नहीं कर सकते थे, आपको रिजर्वेशन देना है तो सबको देना पड़ेगा इक्वल। ये पॉलिसी जो है वहां पर इंप्लीमेंट होती है। खैर, पंजाब इसमें एक कदम और आगे बढ़ता है। जैसे ही इनका 2006 में ये एक्ट खत्म होता है, रद्द कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पंजाब जो है शेड्यूल कास्ट के लिए एक नया एक्ट लाता है, एक नया कानून लाता है, पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। ये एक्ट ये लाता है और एक तरीके से आप कहेंगे कि जो पुराना एक्ट इनका रद्द हो गया था उसी को थोड़ा नई तरीके से मॉडिफाई करके ये सामने लाता है और अपने राज्य में इंप्लीमेंट करता है। अब 2006 में एक नए तरीके से पंजाब में यह कानून लागू हो चुका था। अब जाहिर सा बात है कि यह तो गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। तो ये जो बात है ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चली जाती है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दोनों का सेम हाईकोर्ट था उसमें। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के तहत जो है 2010 में ये बात चली जाती है कि पंजाब में एक नया एक्ट आया है और जो पिछला वायलेशन हो रहा था शेड्यूल कास्ट को सब क्लासिफाई करने का, वही वाला वापस से नए तरीके से इंप्लीमेंट पंजाब राज्य में किया गया है। तो हाईकोर्ट में जैसे ही ये मामला जाता है, हाईकोर्ट जो है इसे स्ट्राइक डाउन कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है। वो बोलता है कि देखो भाई, ये चीज नहीं हो सकता है, ठीक है, हम इस चीज को खत्म करते हैं। तो पंजाब राज्य में इस प्रकार से जो नया एक्ट बना था 2006 में, उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। आगे चल करके ये जो है मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है 2010 में। तो 2010 में जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था उसमें लगातार फैसला होती है, बहुत सारे डिबेट्स होती है। 2010 से लेकर के 2024 यानी कि 10 साल के बाद पूरी 2024 में, है ना, 1 अगस्त 2024 में यह फैसला आता है कि आप, यानी कि एक राज्य एसटी एवं एससी वर्ग को सब क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि एक अमीर वर्ग में, एक गरीब वर्ग में सब क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला 1 अगस्त 2024 को लिया जाता है। लेकिन अभी भी आप लोगों का सवाल खत्म नहीं हुआ है, क्या हमारा रिजर्वेशन खत्म हो रहा है? तो आपका रिजर्वेशन, कोई किसी का भी रिजर्वेशन खत्म नहीं हो रहा है, एसटी कम्युनिटी का न एससी कम्युनिटी का, किसी का रिजर्वेशन खत्म नहीं हो रहा है। मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि ओबीसी वर्ग को 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। इनको हम लोग कैसे जांचते हैं, कैसे पता करेंगे कि ओबीसी में कौन क्रीमी लेयर है, कौन नॉन क्रीमी लेयर है? आइए इसको समझते हैं। तो ओबीसी वर्ग में जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है या जिसकी इनकम अच्छी खासी है, और इनकम में भी अगर बात करें 1993 में सबसे पहले ये क्रीमी लेयर का पहचानने का जो है एक एक्ट बना, एक पूरा टीम बना, है ना, एक पूरी टीम बनी। उस टीम के तहत जो है एक रूल एंड पॉलिसी बना कि कैसे आप क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की आइडेंटिटी करेंगे। तो उसी के तहत 1993 में बोला गया सबसे पहला कि या तो किसी व्यक्ति के पास, ओबीसी वर्ग का, अगर उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, या तो उसकी इनकम
1 लाख रुपए पर ईयर है उस व्यक्ति के या तो उसके माता पिता की, है ना, तो 1993 में बोला गया ये वाला बात, तो उसको क्रीमी लेयर के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा। आगे चल करके लास्ट रूप में ये जो पूरा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो आइडेंटिटी करने का जो प्रोसेस है, ये 2017 में आखिरी बार हुआ। और इसमें क्रीमी लेयर को आइडेंटिटी करने का तरीका क्या था, वही पुराना कि गवर्नमेंट जॉब अगर किसी व्यक्ति के पास है, या तो अभी चूंकि 2017 में अब समय भी बदल गया है, तो 8 लाख रुपया पर एनम अगर किसी व्यक्ति की या उसके माता पिता की अगर इनकम है तो वो क्रीमी लेयर के तहत आएगा, यानी कि उन्हें रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा, ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने समाज में क्या हो गए, ऊपर आ चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा भी अगर बात करें तो क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने का कुछ और तरीका है, जैसे कि अगर माता और पिता आपके ग्रुप ए के किसी गवर्नमेंट जॉब में है, या तो मां और पिताजी जो है दोनों ही ग्रुप बी के किसी जॉब में है, या तो माता और पिता किसी बड़े पद पर है, आर्मी के कर्नल वगैरह है ना, बड़े नेता है, तो इन सभी चीजों से आपका इनकम वगैरह पता चल जाता है। और आजकल पैन कार्ड से तो सबका इनकम ऑटोमेटिक पता चल रहा है, तो जाहिर सा बात है कि इस तरीके से किसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को डिक्लेयर किया जाता है। तो ये तो ओबीसी का तरीका था। अब जब हम एसटी वर्ग के बारे में बात करते हैं, एससी वर्ग के बारे में बात करते हैं, तो इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? देखिए, इस पूरे फैसले में कहा गया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होगा, वो कोई जरूरी नहीं है कि ओबीसी के आधार पर किया जाएगा। ओबीसी के आधार पर जिस प्रकार से इनकम के बेस पे या गवर्नमेंट जॉब के आधार पे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते थे कि भैया क्रीमी लेयर कौन होगा, नॉन क्रीमी लेयर कौन होगा, तो उस हिसाब से इस बार एसटी एवं एससी का क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर डिसाइड नहीं किया जाएगा। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है आपको, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया ओबीसी वर्ग के पास जब पैसा आ जाता है तो समाज में ऊपर आ जाता है। आप देखते होंगे ओबीसी वर्ग क्या है कि थोड़ा सा समझदार वर्ग है, उनके साथ इतिहास में इतिहास के समय में उस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था। हम लोग ओबीसी वर्ग जो है ठीक ठाक स्थिति में थे पास्ट में, प्राचीन समय में। इसलिए साइकोलॉजिकल तरीके से यह सच्चाई है कि जब ओबीसी वर्ग के पास पैसा आ जाता है तो समाज में वो ऑटोमेटिक ऊपर चले जाते हैं। लेकिन एसटी एससी वर्ग के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है कि बहुत सारा वर्ग एसटी एससी वर्ग के पास पैसा भी आ जाता है ना, तब भी वो समाज में ऊपर नहीं आ पाते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोई व्यक्ति की जो है बढ़िया, मान लो कि मैं झारखंड का ही एग्जांपल देता हूं कि झारखंड में किसी फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, बढ़िया गवर्नमेंट का बीसीसीएल या सीसीएल के तहत वो काम कर रहा है। आप देखोगे कि उसका बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, उसके फादर की इनकम भले ही अच्छी खासी है, लेकिन उसका बेटा को आप देखोगे कि पूरी तरीके से जो है वो कहीं पे मजदूरी कर रहा है। मैं एससी एससी वर्ग में ये हजारों एग्जांपल आपको दिखा सकता हूं कि पिताजी जो है गवर्नमेंट जॉब उनकी लग गई है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब उन्होंने अपनी स्किल के आधार पर नहीं लिया है, अपनी स्किल के आधार पर गवर्नमेंट जॉब नहीं लिया है। जैसे कि कोई फैक्ट्री स्थापित होती है तो लोकल लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये देखा गया है कि उनके जो बच्चे हैं उनका उत्थान ही नहीं हो पाया, समाज में वो ऊपर आ ही नहीं पाए। तो ये सारे सिचुएशन जो है देखा जाता है। तो इसीलिए ओबीसी को क्लासिफाई करना बहुत इजी था, लेकिन एसटी एवं एससी को क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्लासिफाई करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे ये तो आने वाले वक्त में समय पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें कि आपका रिजर्वेशन खत्म होगा, तो आपके रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं खत्म हो रहा है। ना ही एसटी को परेशान होने की आवश्यकता है, ना ही एससी वर्ग को। आपको जो 15% रिजर्वेशन मिल रहा था, पूरा का पूरा 15% रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन चिंता उन्हें करने की आवश्यकता है जो अमीर वर्ग के लोग थे। अब जाहिर सा बात है कि कोई आपका एसटी और एससी कम्युनिटी में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं जिसके माँ बाप, तो उन्हें रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? उन्हें वो अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, वो शुरू से ही बचपन से ही कोई कष्ट तो करेंगे नहीं, पास्ट में उनके दादा परदादा किए होंगे, लेकिन वो तो अभी कोई कष्ट नहीं कर रहे, बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, सब कुछ सुविधाएं उसको मिल रही है। तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में उन्हें रिजर्वेशन किस बात की चाहिए भाई? क्योंकि आप तो ठीक ठाक स्थिति में है ना। तो वही है कि जो अमीर वर्ग है उनको रिजर्वेशन, ये जो 15% का रिजर्वेशन आप देख पा रहे हैं जो एससी वर्ग को मिलता है, मान लो एससी का एग्जांपल देते हैं, 15% का जो रिजर्वेशन मिल रहा है एसटी को 7.5% का, तो इसमें से मान लो इस 15 में से 10% जो मिलेगा अतिरिक्त, वो किन्हें मिलेगा? गरीब वर्ग को मिलेगा, माफ कीजिएगा, गरीब वर्ग को मिलेगा। और जो बचे हुए शेष रिजर्वेशन मिलेगा वो किसको मिलेगा? अमीर वर्ग को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए कि ये जो रिजर्वेशन है एसटी एवं एससी का, अमीर वर्गों का रिजर्वेशन कम हो रहा है, गरीब वर्गों का रिजर्वेशन बढ़ रहा है। बस यही पॉलिसी है। यानी कि इससे फायदा किसको होगा? एसटी एवं एससी कम्युनिटीज में, जिन तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा था, जिनके आरक्षण को जो आरक्षण का ठीक ढंग से लाभ नहीं उठा पा रहे थे, वास्तविकता में जिसे आरक्षण की सच्ची जरूरत है
जरूरत है सबसे ज्यादा उन लोगों को आरक्षण मिलने वाला है और अमीर वर्ग को आरक्षण कम मिलेगा। देखो, ओबीसी के संदर्भ में अगर देखें तो आरक्षण उनका तो पूरी तरीके से क्रीमी लेयर का खत्म हो गया है, लेकिन यहां पर एसटी एवं एससी कम्युनिटीज का तब भी आरक्षण, तब भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, चाहे वो कितना अमीर हो, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो। जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन साहब, उनके बेटे को रिजर्वेशन की जरूरत है क्या? आप खुद बताओ, उनके बेटे को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन तब भी हमारी सरकार ने, देश की केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति दी है कि कितना बड़ा करोड़पति रहे उसको भी रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन यही है कि कम मिलेगा। तो यही था पूरा रिजर्वेशन का पॉलिसी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि किसी का रिजर्वेशन खत्म नहीं हो रहा है, अमीर वर्गों का रिजर्वेशन कम हो रहा है, गरीब वर्गों का रिजर्वेशन बढ़ रहा है। तो गांव में अगर आपका अफवाह फैलाया जाए कि एसटी और एससी का रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, तो आप साफ तौर पे उन्हें कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से ये पॉलिसी अच्छी है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इसका विरोध भी कर रहा है। खैर, ये सारी बातें तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप लोगों को कैसा ये पॉलिसी लगता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे तरफ से तो ये पॉलिसी ठीक ही है, क्योंकि जाहिर सा बात है कि गरीब लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो मैं हमेशा जो है उस पक्ष में रहता हूं जहां पे मेजोरिटी को, यानी कि जो नीडी लोग हैं, उन्हें लाभ मिले। आशा करते हैं, आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जोहार।